नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं निवेश की दुनिया की उन आम चूकों पर जिनकी तरफ हमारे स्रोत इशारा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत से लोग हैं जो शेयर बाजार से जल्दी पैसा बनाने का सपना देखते हैं, पर होता क्या है कि अक्सर जानकारी की कमी या शायद कुछ बहुत ही सामान्य सी लगने वाली गलतियों की वजह से अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि स्रोत में बताई गई इन टॉप 10 गलतियों को ना सिर्फ समझें, बल्कि उनसे बचने के व्यवहारिक तरीके भी जानें। हाँ, असल में जैसा स्रोत बताते हैं, मकसद यह है कि कैसे इन फिसलन भरी जगहों से बचकर निवेश पर बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर देखते हैं पहली और शायद सबसे बुनियादी गलती कौन सी है। ये है बिना किसी साफ लक्ष्य के पैसा लगा देना। हाँ, इस पर काफी जोर दिया गया है। देखिए, कई निवेशक पैसा तो लगा देते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य वो बड़ा अस्पष्ट होता है। जैसे बस पैसा बढ़ाना है। पर किस लिए? कितने समय में? क्या ये पैसा अगले साल गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए, 5 साल बाद घर के डाउन पेमेंट के लिए, या फिर 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए? जब ये साफ नहीं होता, तो जैसे ही बाजार में थोड़ी हलचल होती है, हाँ, बिल्कुल। घबराहट होने लगती है। और उसी घबराहट में, जैसा स्रोत में भी बताया गया है, लोग अक्सर पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग, मतलब डर के मारे गलत समय पर शेयर बेच देना या खरीद लेना, ऐसा कर बैठते हैं। नतीजा अक्सर नुकसान। एग्जैक्टली। तो इससे बचने का रास्ता क्या सुझाया गया है? हाँ, बताइए। रास्ता काफी लॉजिकल है। अगर लक्ष्य नजदीक का है, मान लीजिए 1-2 साल में पैसा चाहिए, तो कम जोखिम वाले विकल्प बेहतर हैं, जैसे डेट म्यूचुअल फंड। अच्छा। ये फंड्स क्या करते हैं? ये मुख्य रूप से बॉन्ड्स जैसी निश्चित आय वाली जगहों पर निवेश करते हैं, या फिर फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी। ठीक है। और अगर लक्ष्य बहुत दूर का है, जैसे 10, 15, 20 साल बाद बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट, तो इक्विटी यानी शेयर बाजार से जुड़े निवेश ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लंबी अवधि में इनमें ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है। मूल मंत्र ये है, हर लक्ष्य के लिए अलग रणनीति, अलग निवेश। समझ गए। यानी पहला कदम है अपने पैसे के लिए एक मकसद तय करना। अब आते हैं दूसरी गलती पर, जिसकी तरफ स्रोत ध्यान दिलाता है। दूसरों की सलाह, खासकर हॉट टिप्स और प्रचार पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। ओ हाँ, ये तो आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल सही। स्रोत खास तौर पर आगाह करता है कि टेलीग्राम ग्रुप्स, टीवी एक्सपर्ट्स या दोस्तों रिश्तेदारों से मिली अंदर की खबर या पक्की टिप, इन पर यकीन करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। स्रोत में येस बैंक का उदाहरण दिया गया है, जहां खूब प्रचार हुआ और बाद में कई निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। हाँ, याद है मुझे। यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। जैसा स्रोत तर्क देता है, अगर किसी के पास वाकई कोई ऐसी जादुई टिप होती जिससे पैसा बनना तय है, तो वो उसे मुफ्त में क्यों बांटेगा? सही बात है। वो तो खुद ही चुपचाप निवेश करके अमीर बन जाएगा ना। हाँ, ये तर्क काफी वजनदार लगता है। तो फिर इस टिप्स वाले जाल से कैसे बचा जाए, खासकर उनके लिए जिन्हें बाजार की ज्यादा समझ नहीं है? सीधी सी सलाह है, अपना होमवर्क खुद करें। मतलब डू योर ओन रिसर्च, DYOR। जिस कंपनी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, उसके बारे में पढ़ें, उसका बिजनेस मॉडल समझें, उसकी आर्थिक सेहत देखें। और अगर लगता है कि भाई इतना समय या जानकारी नहीं है, हाँ, जो अक्सर होता है, हाँ, तो फिर बेहतर है कि इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। ये सेंसेक्स या निफ्टी जैसे पूरे बाजार के प्रदर्शन को दर्शाते हैं। ओके। या फिर अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के जरिए निवेश करें। SIP का मतलब है हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करते जाना। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम भी कुछ कम हो जाता है। ठीक है, रिसर्च या SIP ये ज्यादा सुरक्षित रास्ते लगते हैं। अब तीसरी गलती, बाजार का मूड भांपने की कोशिश करना, यानी मार्केट टाइमिंग। स्रोत कहता है कि ये लगभग नामुमकिन काम है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा। स्रोत साफ कहता है कि कोई भी बड़े से बड़ा विशेषज्ञ भी भरोसे के साथ ये नहीं बता सकता कि बाजार कब अपने सबसे निचले स्तर पर है ताकि खरीदा जाए। हाँ, और कब अपनी चोटी पर है ताकि बेचा जाए। बिल्कुल। लोग अक्सर सोचते हैं कि थोड़ा और गिरने दो तब खरीदूंगा, या थोड़ा और बढ़ने दो तब बेचूंगा। लेकिन इस कोशिश में अक्सर गाड़ी छूट जाती है। बिल्कुल। और स्रोत में 2020 के बाजार क्रैश का उदाहरण बड़ा सटीक है। जब मार्च 2020 में बाजार धड़ाम से गिरा, तो बहुत से लोग किनारे बैठकर इंतजार करते रहे कि और गिरेगा। हाँ, मुझे याद है वो दौर। लेकिन बाजार ने सबको हैरान करते हुए V शेप रिकवरी दिखाई और अगले 1 साल में ही लगभग दोगुना हो गया।
जो परफेक्ट टाइमिंग के इंतजार में के वो बस देखते रह गए। इसीलिए सबसे कारगर तरीका है नियमित निवेश, जैसे SIP के जरिए हर महीने निवेश करते रहना और लंबी अवधि का नजरिया रखना। बाजार को टाइम करने की कोशिश करने के बजाय बाजार में समय बिताना ज्यादा जरूरी है। वाह, यानी लगातार निवेशित रहना मायने रखता है, सही वक्त का इंतजार नहीं। ये हुई बात, टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। अब चौथी गलती, विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन की कमी। सरल शब्दों में कहें तो सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना। हाँ, ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है, मान लीजिए किसी ने अपनी सारी बचत किसी एक ही कंपनी के शेयरों में लगा दी। अब अगर किसी वजह से वो कंपनी मुश्किल में आ जाती है या डूब जाती है, तो निवेशक का सारा पैसा भी डूब सकता है। हाँ, किंगफिशर एयरलाइंस का उदाहरण स्रोत में दिया गया है, जहां निवेशकों ने अपना लगभग सब कुछ खो दिया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर फैलाना, ओके, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से भरपाई हो सके। ये एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट है बेसिकली। बिल्कुल। तो ये फैलाना कैसे है, मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें डाइवर्सिफिकेशन? इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, अलग अलग सेक्टर्स यानी उद्योगों में निवेश करना, जैसे अपना पैसा सिर्फ बैंकिंग शेयरों में ना लगाकर कुछ IT में, कुछ फार्मा में, कुछ FMCG में, यानी रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनियां। हाँ बिल्कुल, कुछ ऑटोमोबाइल में लगाएं। दूसरा, अलग अलग एसेट क्लास यानी संपत्ति वर्गों में निवेश करना। अच्छा, वो कैसे? मतलब सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, बल्कि कुछ पैसा बॉन्ड्स में जहां रिटर्न लगभग तय होता है, कुछ सोने में, कुछ रियल एस्टेट में भी लगा सकते हैं। लक्ष्य है एक ऐसा संतुलित पोर्टफोलियो बनाना जो किसी एक सेक्टर या एसेट क्लास के बुरे प्रदर्शन से ज्यादा प्रभावित ना हो। ये तो बहुत जरूरी बात है। अब आते हैं 5वीं गलती पर, जिसे बहुत से लोग, खासकर युवा निवेशक, नजरअंदाज कर देते हैं। एक आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड ना बनाना। बिल्कुल। अक्सर निवेश के जोश में लोग अपनी सारी बचत या सैलरी का बड़ा हिस्सा सीधे बाजार में लगा देते हैं। हाँ, वो ये भूल जाते हैं कि जिंदगी में कभी भी कोई अनपेक्षित जरूरत आ सकती है। अचानक नौकरी चले जाना, कोई मेडिकल इमरजेंसी, घर में कोई बड़ी मरम्मत। स्रोत इस पर खास ध्यान दिलाता है कि ऐसी स्थिति के लिए अलग से पैसा रखना कितना जरूरी है। और अगर ऐसा फंड नहीं है तो क्या होता है? जैसा स्रोत बताता है, तब मजबूरी में अपने निवेश को बेचना पड़ता है, और अक्सर नुकसान में। बिल्कुल। सोचिए, अगर बाजार पहले से ही गिरा हुआ है और आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो आपको कम कीमत पर अपने शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट बेचने पड़ेंगे। उफ। स्रोत ने कोविड महामारी के दौरान नौकरी खोने वाले कई लोगों का उदाहरण दिया है, जिन्हें भारी मन से अपनी जमा पूंजी तोड़नी पड़ी। इसीलिए सलाह एकदम स्पष्ट है, कोई भी निवेश शुरू करने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों, जैसे घर का किराया, EMI, राशन, बिल, हाँ, इन सब के बराबर रकम एक ऐसी जगह रखें जहां वो सुरक्षित हो और जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाली जा सके। जैसे कि आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड। ये ऐसे फंड्स होते हैं जिनमें पैसा लगभग तुरंत निकाला जा सकता है और जोखिम बहुत कम होता है। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, निवेश के लिए नहीं। ये तो एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह हुआ, बहुत जरूरी। चलिए अब छठी गलती देखते हैं, छोटी अवधि की सोच रखना, यानी तुरंत अमीर बनने की चाहत। हाँ, स्रोत इसे सीधे सीधे लालच कहता है। ये सोचना कि शेयर बाजार कोई अलादीन का चिराग है जो 1 साल में पैसा दुगना तिगुना कर देगा, ये सोच ही गलत है और अक्सर निराशा की ओर ले जाती है। छोटी अवधि में, यानी कुछ हफ्तों या महीनों में, बाजार में किसी की किस्मत चमक सकती है, कोई शेयर तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन इसे निवेश नहीं, सट्टा कहा जाएगा। सही। असली दौलत, असली वेल्थ क्रिएशन लंबी अवधि में धैर्य रखने से ही होती है। इसके लिए स्रोत ने वॉरेन बफेट का क्लासिक उदाहरण दिया है, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक। हाँ बिल्कुल। उनकी ज्यादातर संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दशकों तक अच्छी कंपनियों में निवेश बनाए रखा, धैर्य नहीं खोया। बिल्कुल। तो संदेश साफ है, खासकर जब आप इक्विटी यानी शेयरों में निवेश कर रहे हैं, तो कम से कम 5 से 7 साल या उससे भी ज्यादा का नजरिया लेकर चलें। ये कोई T20 मैच नहीं, बल्कि एक टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच वाली बात सही लगी। अब 7वीं गलती, अति आत्मविश्वास और उसके चलते बार बार खरीद बिक्री करना, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ट्रेडिंग। वाह, ये कैसे होता है? अक्सर ऐसा होता है कि किसी ने ट्रेडिंग शुरू की, शुरू के कुछ सौदों में थोड़ा मुनाफा कमा लिया, बस। हाँ,
फिर उन्हें लगने लगता है कि वो बाजार के गुरु बन गए। इसी अति आत्मविश्वास में वो रोजाना या बहुत जल्दी जल्दी शेयर खरीदने बेचने लगते हैं, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा। कई लोग तो इंट्राडे ट्रेडिंग यानी एक ही दिन में खरीद कर बेच देना के चक्कर में पड़ जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? क्या वो वाकई ज्यादा कमा पाते हैं? नतीजा अक्सर उल्टा होता है। स्रोत बताता है कि बार बार ट्रेड करने पर हर बार ब्रोकरेज देना पड़ता है। हाँ, वो शेयर खरीदने बेचने पर लगने वाला शुल्क। सही, सरकार को टैक्स देना पड़ता है और दूसरे चार्जेस भी लगते हैं। ये सारे खर्चे मिलकर मुनाफे को खा जाते हैं और कई बार तो मूल रकम भी कम होने लगती है। ओह। स्रोत में एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है कि लगभग 95% इंट्राडे ट्रेडर्स आखिर में पैसा गंवाते ही हैं। बाप रे, 95%? ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या करना चाहिए? सुझाव यही है कि अगर ट्रेडिंग करनी भी है तो उसे अपनी कुल निवेश रणनीति का एक बहुत छोटा हिस्सा रखें और बहुत सोच समझ के करें। मुख्य ध्यान लंबी अवधि के निवेश यानी अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदकर लंबे समय तक रखने पर ही होना चाहिए। यानी ट्रेडिंग को जुए की तरह ना समझें। ठीक है। 8वीं गलती है निवेश से जुड़ी लागतों और टैक्स को नजरअंदाज करना। ये छुपे हुए दुश्मन कैसे रिटर्न कम करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लागतें धीरे धीरे आपके रिटर्न को कम करती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कौन कौन सी लागतें? देखिए, पहला तो ब्रोकरेज, जो हर खरीद बिक्री पर लगता है। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो होता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये फंड को मैनेज करने की सालाना फीस है, जो आपके निवेश की वैल्यू से अपने आप कट जाती है, चाहे आपको फायदा हो या नुकसान। अच्छा। तीसरा, टैक्स। अगर आप 1 साल के अंदर अपना इक्विटी निवेश बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो ज्यादा होता है। हाँ। अगर 1 साल बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो आमतौर पर कम होता है। और ये छोटी छोटी दिखने वाले खर्चे क्या वाकई बड़ा फर्क डालते हैं? बिल्कुल। स्रोत में उदाहरण है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 2% भी है तो 20 साल जैसी लंबी अवधि में ये आपके कुल रिटर्न में लाखों रुपए का अंतर पैदा कर सकता है। अरे बाप रे, लाखों का? हाँ, ये पैसा आपकी जेब में जाने के बजाय फंड मैनेजमेंट कंपनी के पास चला जाता है। ये तो सोचना पड़ेगा। तो इनसे बचने या इन्हें कम करने का क्या तरीका है? पहला, ऐसे निवेश विकल्प चुनें जिनकी लागत कम हो, जैसे इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर एक्टिवली मैनेज फंड से काफी कम होता है। ओके। दूसरा, टैक्स बचाने की योजना बनाएं, जैसे ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिनमें निवेश करने पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है, धारा 80C के तहत। हाँ, लेकिन उनमें लॉक इन होता है शायद। हाँ, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। या फिर अपने इक्विटी निवेश को कम से कम 1 साल तक होल्ड करें ताकि मुनाफे पर कम वाला LTCG टैक्स लगे। और हाँ, बेवजह बार बार खरीद बिक्री से बचें ताकि ब्रोकरेज और टैक्स कम लगे। लागतों पर ध्यान देना वाकई जरूरी है। अब 9वीं गलती, जो शायद बहुत से लोग करते होंगे, जब बाजार गिरता है अपनी SIP रोक देना। हाँ, ये डर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब आप देखते हैं कि बाजार रोज गिर रहा है, आपका पोर्टफोलियो लाल निशान में है, तो मन कहता है कि और नुकसान होने से पहले SIP बंद कर दो। लेकिन स्रोत के अनुसार ये एक बड़ी गलती है। क्यों? तर्क क्या है इसके पीछे? तर्क बहुत सीधा है। जब बाजार गिरता है तो आपके SIP के उतने ही पैसों में आपको म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि यूनिट की कीमत NAV कम हो जाती है। इसे ऐसे समझें कि आपकी पसंदीदा चीज पर सेल लगी है। हाँ हाँ, वाह, सेल लगी है वाला नजरिया तो कमाल का है। बिल्कुल, ये तो खरीदने का बेहतर मौका है, न कि डर कर भागने का। इसे रुपए की औसत लागत, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलना कहते हैं। क्या इसका कोई वास्तविक उदाहरण है? बिल्कुल। स्रोत 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का उदाहरण देता है, जब दुनिया भर के बाजार बुरी तरह गिरे थे। हाँ, वो तो भयानक था। जिन निवेशकों ने उस भयानक गिरावट के दौरान भी हिम्मत रखकर अपनी SIP जारी रखी, उन्हें आने वाले 10 सालों में 2018 तक जबरदस्त फायदा हुआ। उनका निवेश कई गुना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गिरावट में सस्ती यूनिट्स खरीदी थी। तो सबक ये है कि बाजार गिरे तो SIP चालू रखें, शायद टॉपअप करने का भी सोचें, डरे नहीं बल्कि इसे अवसर समझें। सही। और अब आते हैं 10वीं और आखिरी गलती पर, जिसे स्रोत शायद सबसे महत्वपूर्ण मानता है, धैर्य और अनुशासन की कमी। हाँ, सारी बातें आखिर में यहीं आकर टिकती हैं, संयम और नियम। स्रोत इसे सबसे बड़ी गलती क्यों मानता है? क्योंकि निवेश, खासकर इक्विटी में, एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लोग अक्सर निवेश शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 6 महीने या साल भर में ही चमत्कार हो जाएगा।
जब ऐसा नहीं होता, जब रिटर्न उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते या बाजार कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, तो वे निराश हो जाते हैं। और फिर या तो वे निवेश करना बंद कर देते हैं या अपना मौजूदा निवेश बेचकर बाहर निकल जाते हैं। उनमें लंबे समय तक टिके रहने का धैर्य और अपनी योजना पर बने रहने का अनुशासन नहीं होता। और इसका नतीजा? वे लंबी अवधि में मिलने वाले बड़े फायदों से चूक जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत भारत की कुछ ब्लू चिप कंपनियों का उदाहरण देता है, जैसे एशियन पेंट्स या HDFC बैंक। हाँ, जानी मानी कंपनियां हैं। जिन निवेशकों ने इन कंपनियों के बिजनेस पर भरोसा किया और 15-20 साल या उससे भी ज्यादा समय तक इनमें अपना निवेश बनाए रखा, बिना बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से घबराए, वे आज करोड़पति हैं। वाह! ये धैर्य और अनुशासन का ही नाम था। ये रातों रात नहीं हुआ। यानी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, धैर्य और अनुशासन ही असली मंत्र हैं। बिल्कुल। तो चलिए एक बार जल्दी से इन 10 गलतियों को दोहरा लेते हैं जो स्रोत ने बताई हैं। हाँ, जरूर। पहली, बिना लक्ष्य के निवेश। दूसरी, टिप्स और प्रचार पर भरोसा। तीसरी, मार्केट टाइमिंग की कोशिश। चौथी, डाइवर्सिफिकेशन ना करना। पांचवी, इमरजेंसी फंड ना होना। छठी, छोटी अवधि की सोच। सातवीं, अति आत्मविश्वास और ओवर ट्रेडिंग। आठवीं, लागतों और टैक्स को नजरअंदाज करना। नौवीं, गिरावट में SIP बंद करना। और 10वीं और सबसे अहम, धैर्य और अनुशासन की कमी। स्रोत का निचोड़ यही लगता है कि निवेश में बहुत असाधारण रिटर्न कमाने के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है कि इन आम जानी पहचानी गलतियों से बचा जाए। बिल्कुल सही। अगर कोई निवेशक सिर्फ इन गलतियों से ही खुद को बचा ले तो उसके रिटर्न अपने आप ही औसत से बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। स्रोत ने धैर्य और अनुशासन पर, यानी मानवीय भावनाओं पर काबू पाने पर बहुत बल दिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि निवेश जैसे तर्क प्रधान माने जाने वाले क्षेत्र में, खासकर जब बाजार में अनिश्चितता और डर का माहौल हो, हम अपने तर्क यानी लॉजिक और अपनी भावनाओं इमोशंस के बीच संतुलन कैसे साधें? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या अपने डर और लालच को काबू में रखकर अपनी लंबी अवधि की योजना पर टिके रहना ही निवेश की असली और सबसे बड़ी चुनौती है? इस पर विचार करना जरूरी है।